मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th और 12th में का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। भारत और पाकिस्तान के बीच में फ़िलहाल के लिए जो भी वॉर चल रही थी उसमें दोनों ही पक्षों ने कहा है कि हम अभी रोक लगा दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और तो इसी को देखते हुए इसका पूरा डिटेल जो है वो आर्मी चीफ्स और बाकी जो DGMO है, DGMO मीन्स होता है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, तो उन्होंने मीटिंग की और बताया। इसमें उन्होंने बताया है कि जो 3 दिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चला है ऑपरेशन सिंदूर, तो इसमें जो है वो करीब पाकिस्तान के 35 to 30 जो है आर्मी पर्सनल किल हुए हैं, मारे गए हैं। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बहुत सारे इनके एयरक्राफ्ट थे, उन्हें भारतीय सेना ने गिराया है। और इसमें बात की गई कि की इंस्टॉलेशंस थे पाकिस्तान के जिनको कि डैमेज पहुंचा है ऑपरेशन सिंदूर में। और इसमें ये बताया गया है कि कुछ जो टेररिस्ट थे करीब इंडिया की तरफ से जो है 9 इस्टेब्लिशमेंट्स थी, पाकिस्तान के टेररिस्ट हब्स थे जहाँ पे अटैक किया गया, तो वहाँ पे करीब 100 आतंकवादी जो है वो मरे हैं। बात की गई इसमें यूसुफ अजहर की और मुद्दसीर की, जो कि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 में जो है इनका इन्वॉल्वमेंट था, तो ये डेथ हुए हैं। और इनका जो है पुलवामा के जो ब्लास्ट हुए थे उसमें भी हाथ था। तो अभी फ़िलहाल की तरफ भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि अभी हम इनकी हमारी जो भी सेनाएं हैं, चाहे वो आप आर्मी मतलब लैंड की बात कर लीजिए, चाहे जल की बात कर लीजिए, जो नौसेना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए बुलाया नहीं गया है वापस, सेनाएं एज इट इज़ हैं, क्योंकि आगे देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कैसा एक्शन क्या रहता है। फिलहाल के लिए सीज फायर की घोषणा दोनों ही DGMO ने कर दी है, पाकिस्तान के और भारतीय के, तो रोक तो लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं अभी भी, तो देखना होगा कि फर्दर क्या एक्शन लिया जाता है। भारतीय सेना ने कहा है कि अगर भारतीय सेना पे कुछ भी किसी भी तरह का अटैक होता है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो आपका UAVs के थ्रू हो, तो भारतीय सेना उसका रिटेलिएशन करेगी, उसका जवाब देगी। और बताया गया है कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और तो ये सारी चीज़ें हुई हैं इन 3 दिनों में जो भी ऑपरेशन चला है। तो लेकिन चूँकि युद्ध जो है वो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए सही नहीं माना जाता है, नुकसान दोनों तरफ से होते हैं। सेना ने ये भी कहा है कि जो भी हमारे जो पायलट हैं जो गए थे वहाँ पे, जो बॉम्बिंग की गई वहाँ की जो 9 टेररिस्ट हब्स हैं, तो सेफली जो हमारे सारे पायलट्स हैं वो वापस आ गए हैं। और कितना भारतीय जान माल का नुकसान हुआ है इसमें अभी बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अभी माना जा रहा है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, सीज फायर की घोषणा हो गई है, लेकिन अभी कंटिन्यू है, क्योंकि देखना होगा कि आगे कैसा एक्शन करता है। पाकिस्तान पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीज फायर के बाद भी उल्लंघन के बहुत सारे मामले आए हैं, जिसमें इन्होंने अभी भी गोलाबारी की है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है भारतीय इस्टेब्लिशमेंट्स को। तो अब देखना होगा कि फर्दर क्या चीज़ें निकल के आती हैं बाहर। फिर अगर हम और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की कर लें तो जस्टिस BR गवई जो है वो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। 14 मई को ये अपना ओथ लेंगे और ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस होंगे, बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस होंगे ये इंडिया के। तो इन्होंने जो है वो वहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें अपनी ये बात रख रहे थे, तो इन्होंने बताया है, अपनी बातों को रखा है कि कैसे जो है वो क्लियर कर दिया गया था कि जो 13 जजेस की जो बेंच थी उसने केशवानंद भारती केस में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है।
जो अभी बहुत सारी बातें चल रही थी कि किसका क्या पावर है, जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और उसमें न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज़ कर रही है, तमाम तरह की बातें होती थी। वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा था जब गवर्नर केस हुआ था तमिलनाडु में कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कैसे जो है वो उनको 3 महीने के भीतर जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको जो एसेंट है वो दे देने होंगे। तो इन सब के मुद्दों पर इन्होंने बात कही है। तो इन्होंने फिलहाल ये बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में वो सुप्रीम है और ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर अगर हम बात कर लें, एक ग्रे वुल्स की एक न्यूज़ द हिंदू में निकली है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में एक भिगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भिगवान, और वहीं पे एक आपका ग्रासलैंड है कदमवाड़ी, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि जो ग्रे वुल्स वहाँ पे बहुत आयात में पाया जाता है। 2016 तक उनका जो नंबर था वो अराउंड 44 था और अभी उनका जो नंबर है वो घट के सिर्फ 11 रह गया है। तो जो डॉग्स हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये स्पीशीज़ ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कभी कोई पूछे जो ग्रे वुल्स है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, इंडेंजर्ड, खतरे में, लेकिन फिलहाल ये जो है वो एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहा है। अब इनकी जो है वो सिर्फ 11 स्पीशीज़ ही लेफ्ट रह गई है इस एरिया में। ये महाराष्ट्र में है, पुणे के पास है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो स्टडी है उसमें बताया गया है कि इनकी जो मृत्यु हो रही है वुल्स की वो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, ये पूछ सकता है कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस इज रिलेटेड टू डेथ्स ऑफ ये ग्रे वुल्स है जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है और ये महाराष्ट्र की भिगवान और कदमवाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास एरियाज में पाए जाते हैं। तो ये साइंस के इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर 3 में, प्रीलिम्स में आ सकता है ये। तो ये अभी फिलहाल जो है वो एक्सटेंशन के कगार पे ये पहुंच चुकी हैं। फिर अगर हम बात करें, रिपोर्ट आई है जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है तो उन्होंने 2021 की रिपोर्ट दी है। तो उसमें बताया गया है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अभी 2021-20 में ये 2.0 है। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कितना जो है वो इंडिया में भी फर्टिलिटी चल रही है, तो वो 2.0 के अराउंड है। अभी बहुत सारे डाटा जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसमें मदर मॉर्टेलिटी रेट की भी बताई गई है, बात की गई है, और इसके अलावा आपका फर्टिलिटी रेट की बात की गई है। डाटा सारे शो किए गए हैं। तो अभी मतलब एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट बना हुआ है। और जो पॉपुलेशन की बात कही गई है तो सबसे ज़्यादा जो वृद्ध लोग हैं, ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा वृद्ध जो है वो केरला में है। 60+ जो लोग हैं सबसे ज़्यादा वो केरला में हैं अभी। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो तमिलनाडु में भी जो ओल्ड एज पर्सनस हैं उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है, बढ़ रहा है वहाँ पे भी। और इसके बाद कहा कि बिहार की बात कही कि बिहार जो है अभी भी जो है सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी है वहाँ पे बिहार में, और बंगाल की लोएस्ट फर्टिलिटी है। और इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो 0 to 14 का जो एज ग्रुप है, पॉपुलेशन की बात की गई है, वो करीब आपका 41.2% के लगभग था 1971 में। और जो इसका जो साइज़ है अभी फ़िलहाल वो 24.8% है 2021 में। और इसमें ये भी बात कही कि जो पॉपुलेशन है वो 5.3% से 5.9% बढ़ा है 65+ एज ग्रुप में, 65 वर्ष से जो ज़्यादा आयु के लोग हैं। फिर इसके अलावा हम बात करें तो अभी यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इसमें भी काफ़ी न्यूज़
डेली आ रही है कि ये माना जा रहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये दोनों के लिए ही काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो बाहर है, कौन कौन से जो है वो उन पे जो है वो टैक्स लगेंगे, इनके बारे में भी डिटेल में न्यूज़ आ रही है। इसमें बताया गया है कि जो ब्रिटेन से वाइन अभी जो है वाइन जो इंडिया लेता है उसमें जो है जो भी टैक्स लगता है उसमें भी कोई भी कटौती नहीं की गई है। और बाकी जो 99% तक जो एक्सपोर्ट होता है यूके को और इंडिया की तरफ से जो होता है, और बाकी जो यूके से जो इंपोर्ट होता है उसमें बताया जा रहा है कि 99% तक जो टैरिफ है में कमी की गई है, कि ताकि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो है वो फ्री ट्रेड आराम से हो सके। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक न्यूज़ आई है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के फॉर्मर डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर सुबर्णा अयप्पन, इन्हें पद्मश्री भी मिला था और इन्होंने ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए काफ़ी काम किया था। तो ये पिछले 2-3 दिनों से मिसिंग बताए जा रहे थे और इनकी डेड बॉडी जो है वो अभी मिली है। तो इसमें बात हो रही है कि कुछ संदेह की स्थिति है कि कैसे क्या हुआ है। तो जो उनके परिवारजन हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर जो है वो जाँच होनी चाहिए कि कैसे ये सारा घटना हुआ, क्योंकि टॉप के साइंटिस्ट थे और ऐसा हुआ है तो इसको देखना पड़ेगा कि क्या कैसे इनके साथ ऐसा हुआ। इनकी जो पहले ये मिसिंग थे, फिर डेड बॉडी इनकी जो है वो कावेरी रिवर से जो है वो मिली है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पद्मश्री इन्हें मिल चुका है। फिर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कल 11 मई से ब्रह्मोस मिसाइल्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया है और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया वर्चुअली। और अब तो उसमें उन्होंने बात कही है कि जो उत्तर प्रदेश है वो यहाँ पे करीब 4000 करोड़ का जो है औद्योगिक गलियारा डेवलप हो रहा है, जिसमें डिफेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों का निर्माण होगा। तो यूपी जो है वो एक तरह से निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है मिसाइल्स का और बाकी सारे जो हमारे चीज़ें होती हैं उनके लिए। फिर अगर हम बात करें यूपी से, एक स्टोन है शजर स्टोन करके, तो यूपी की ये बुंदेलखंड में ये स्टोन पाया जाता है, इसका नाम है शजर। तो ये इम्पोर्टेंट है यूपी के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इसका जो सरकार है वो कह रही है कि ये बहुत ही अलग तरह का स्टोन होता है, जो कलरफुल स्टोन होता है, इस पर इनकार्विंग की जाती है, इससे तरह तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो सरकार का कहना है कि इसको हम आगे ले जाएंगे, बढ़ावा देंगे और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं वहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे। तो अगर ये पूछें कि ये किस रीजन से रिलेटेड है, शजर स्टोन ये पत्थर है, ये पत्थर की एक वैरायटी है जो कि बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। तो ये 11th और 12th में की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी हमने डिस्कस करी।